नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। हम संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे और अपनी चर्चा हमने कहीं ना कहीं कुछ माइलस्टोन उसके तय किए थे और कुछ उसमें बाकी थे। हम भारतीय संविधान की बात कर रहे थे और हमने संविधान सभा को एक विस्तृत तौर पर जाना, उसे पहचाना, उसके बारे में क्या क्या प्रोविजन थे, क्या उसकी कार्यशैली थी, क्या उसकी कार्य पद्धति थी, किस तरीके के उसमें प्रोविजन थे, सभी को हमने विभिन्न आयामों की दृष्टि से हमने उसे बेहतर ढंग से जाना। उम्मीद करता हूं संविधान सभा का जो स्ट्रक्चर, जो संरचना मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की है या मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, वो आपको एक बेहतर ढंग से समझ आया होगा। यदि आपको फिर भी लगता है कि संविधान सभा में हमें कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आने वाले समय में हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा और टेलीग्राम जो चैनल होगा, वहां भी आप अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं, अपने सवालों को पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके उन सवालों को के जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर और प्रतिबद्ध रहूंगा। आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले विभिन्न चरणों की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम भारतीय संविधान का जिक्र करेंगे और अब तक हमने जिन आयामों की चर्चा की, वास्तव में वो कहीं ना कहीं जब हम शुरुआत हमने उसकी की थी तो वो संविधान की मूलभूत संरचनाएं, मूलभूत आवश्यकताएं, मूलभूत विशेषताएं वो हमने जिक्र की थी एक संविधान के तौर पर कि वास्तव में संविधान का परिदृश्य कैसा होना चाहिए। उसके बाद हमने ये जाना कि भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने इसके बारे में चर्चा की और इसके अंतर्गत हमने की थी संविधान सभा की चर्चा। संविधान सभा की चर्चा दोस्तों, मैं आपको बता के आया था कि किसी भी लिखित संविधान के लिए अगर कहीं किसी भी देश में लिखित संविधान होता है तो वहां पर हमें किस चीज की जरूरत होती है? संविधान सभा की जरूरत होती है। संविधान सभा तक हम अपनी चर्चा पूर्ण कर चुके थे। अब मैं आपके समक्ष एक डायग्राम प्रस्तुत करना चाहूंगा और उसके बाद हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और उसके आगे फिर हम पढ़ने की, जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक सपोज दैट ये कोई घर है, ये कोई घर है। अभी तक हम कर क्या रहे थे कि हम ये तय कर रहे थे इस घर की छत पर, यानी इस घर की छत में क्या है और इसके बेसिस क्या है। सपोज दैट ये दीवार मान सकते हो आप और ये इसका आधार हुआ। तो हमने कुछ आधारों की चर्चा जैसे संविधान सभा की हमने जिक्र किया और ये पूरा एक संविधान ही समझिए आप। और आज हम भारतीय संविधान के बारे में कुछ उन मूलभूत तथ्यों का जिक्र करेंगे जिनके आधार पर आप जब संविधान पढ़ेंगे, भारतीय संविधान पढ़ेंगे, तो आपकी जो समझ है वो काफी मजबूत तौर पर पुख्ता हो सके, मजबूत हो सके। इसको जानने के लिए हम विभिन्न आयामों को इसके अंतर्गत भी हम जानने का प्रयास करेंगे। संविधान सभा का हम जिक्र कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट अपने आयाम की ओर बढ़ते हैं और इस यात्रा का अगला सफर तय करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा सर्वप्रथम, उम्मीद करता हूं ये आपने लिख लिया होगा। आप ऐसे समझे कि हम ये हमारा पूरा इस तरीके का कुछ संविधान है और अगर हमें एक संविधान को एक घर मान ले तो उसे बनाने के लिए हमें क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीजें की विशेषताएं होनी चाहिए, उन्हें हम एड्रेस करेंगे, उन्हें हम जानेंगे। वास्तव में इसके पीछे बताने का मेरा जो मूल उद्देश्य था वो यही था।
हालांकि भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वो मैं आपको इस लेक्चर में या अगले लेक्चर में अलग से डिस्क्राइब करूंगा। देखिए दोस्तों, हमारी यात्रा प्रारंभ होती है अब्राहम लिंकन के कथन से। अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र में या प्रजातंत्र में, बात एक ही है, लोकतंत्र कहें या प्रजातंत्र कहें, अब्राहम लिंकन ने बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट दिया था कि लोकतंत्र में या प्रजातंत्र में जो वास्तविक सत्ता होती है वो जनता के पास होती है। और इस कथन को उन्होंने इस प्रकार परिभाषित किया, अपने स्टेटमेंट को इस प्रकार कहा कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए ही असली शासन होता है। ये कथन उन्होंने कहा था और आप इसे बखूबी समझ सकते हैं। मैं आपके समक्ष अगर इसे लिखूं, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है प्रजातंत्र में। ये स्टार्टिंग में आपको जरूर ध्यान रखना है। प्रजातंत्र में जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। इस तरीके से अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित किया। यानी भारत एक प्रजातंत्र है, भारत एक लोकतंत्र है, तो भारत में जो वास्तविक शक्ति है, प्रजातंत्र या लोकतंत्र होने के नाते भारत में जो वास्तविक शक्ति है वो किसके पास है? जनता के पास है। और जनता के द्वारा, इसे भी हम देखेंगे कैसे जनता के द्वारा शासन किया जाता है और किसके लिए शासन करना है? जनता के लिए शासन करना है। आप देख सकते हैं कि जिस कथन के आधार पर अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र या प्रजातंत्र को एक लाइन में संदर्भित किया, एक लाइन में परिभाषित किया, आप उसे इस बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि जनता का, किसका, यानी जो जनता है, भारत की संपूर्ण जनता है, जनता का किसका शासन? जनता का, जनता के द्वारा। यानी हमारे विधायिका में जो सदस्य होते हैं किसके? हम चुनकर उन्हें भेजते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा के मेंबर, या हम राज्यसभा भी कह सकते हैं। अभी करेंगे, आप समझेंगे इसे, लेकिन जनता के द्वारा और किसके लिए? जनता के लिए। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। प्रजातंत्र की ये खूबी होती है, ये एक उसकी विशेषता होती है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इसे नोट डाउन करें, फिर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखूंगा, उसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक, देखिए दोस्तों, सरकार या राज्य, जो नए बच्चे होंगे वो समझ लेंगे इस बात को अच्छे से। हालांकि मैंने राज्य की डेफिनेशन पीछे भी बताई है और मैं आगे भी इसका जिक्र करूंगा। इस राज्य का मतलब यहां पर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से नहीं है, यानी मैं किसी एक विशेष राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, किसी एक विशेष देश की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं राज्य। राज्य मतलब आप अगर
ये भारत है, ये भारत है, तो ये अपने आप में क्या है, एक राज्य है, एक स्टेट है, देश है। तो इसका अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन हम संविधान जब पढ़ते हैं, हम राज्य व्यवस्था जब हम पढ़ते हैं, तो हम मूलतः किसका जिक्र करते हैं, राज्य का जिक्र करते हैं। इसके संबंध में हम तीन चीजों को एड्रेस करेंगे, तीन चीजों को समझेंगे। दोस्तों ये सब बताने के पीछे आपको लग रहा होगा कि ये बोरिंग टॉपिक है, वास्तव में ये बोरिंग टॉपिक नहीं है। आज तक का कारण यही रहा है कि मैं भी अच्छे अच्छे से ऑब्जेक्टिव लाके आपको बता दूं कि ये फलानी परीक्षा में आया है, ये उस परीक्षा में आया है, और वो क्या होगा, एक रटवाने का माध्यम हो जाएगा। और जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में कहा था कि मेरा जो उद्देश्य होगा, मैं जो वास्तव में रोड मैप लेके चलूंगा, मैं जो मेरे साथी हैं जिनके लिए मैं ये काम कर रहा हूं, वो वास्तव में सोचने वाले प्राणी बने, वो वास्तव में सोचें कि सवाल वास्तव में बनते कहां से और बनते कैसे हैं। अब वो सवाल जब बनते कैसे हैं, अगर आपको ये पता लग जाएगा, अगर हमने जब इस चीज को हम पढ़ेंगे, अगर हमने इसके पीछे समझ लिया, तो इसके आधार पर अगर 100 सवाल भी बने, तो आपको 100 सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, इस सिद्धांत को पढ़ेंगे, इससे जुड़े हुए आपके बीच में, आपके समक्ष अगर 100 सवाल भी आए, 150 सवाल भी आए, तो आप इस सिद्धांत के तौर पर अपने सवालों को हल कर सकते हैं, और जिस उद्देश्य से आपने पढ़ना स्टार्ट किया है उसे आप पा सकते हैं। ज्यादा बात ना करते हुए आगे चलते हैं। सरकार या राज्य, देखो दोस्तों, सरकार या राज्य के 3 अंग होते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखना। विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका, ये आपको ध्यान रखना है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका 2 पार्ट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक को कहते हैं हम स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, और इसका दूसरा भाग होता है अस्थायी कार्यपालिका। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। सरकार के 3 अंग होते हैं, नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। और कार्यपालिका के 2 सब पार्ट होते हैं, नंबर 1 स्थायी कार्यपालिका और नंबर बी अस्थायी कार्यपालिका। अब हम समझेंगे विधायिका वास्तव में होती क्या है, कार्यपालिका वास्तव में होती क्या है, और न्यायपालिका वास्तव में होती क्या है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं विधायिका की। विधायिका की दोस्तों, विधायिका वास्तव में वह संस्था होती है किसी भी सरकार की, किसी भी राज्य की, जो लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए तथा राज्य को एक सही दिशा में चलाने के लिए नीति निर्माण का सृजन करती है। विधायिका को अगर आपको एक लाइन में परिभाषित करना हो तो आप कह सकते हैं कि विधायिका, वैसे इसके कार्य जो होते हैं वो बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन आप इसे 1 लाइन में समझें। और यहीं से आपका सवाल भी अगर आपको कभी पूछ लिया जाए कि विधायिका कार्य क्या होता है, तो ध्यान रखना, विधायिका लोक कल्याणकारी मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए तथा राज्य को लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने वाली नीतियों का सृजन करती है। वह यह कार्यपालिका पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का कार्य भी करती है। ये काम विधायिका के वास्तव में होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा मैं लिख देता हूं फिर भी।
विधायिका राज्य के लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने राज्य के लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने व राज्यों को राज्यों के लिए ऐसी नीति या संस्था का सृजन करना जिससे लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो। यह कार्य होता है, इसका एक कार्य और होता है, यह है कार्यपालिका पर अंकुश लगाने का कार्य करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कार्यपालिका अंकुश लगाने का कार्य करती है। किस पर? कार्यपालिका पर। मैंने आपको बताया किसी भी सरकार के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका और नंबर 3 न्यायपालिका। सर्वप्रथम हमने विधायिका के बारे में देखा कि राज्य के लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने व राज्यों के लिए ऐसी नीति संस्था का सृजन करना जिससे लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो, और कार्यपालिका पर अंकुश लगाने का कार्य भी करती है। ये शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, अंकुश लगाने का कार्य करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वास्तव में आप अगर लेमन टर्म में भी इसे समझे, सीधी भाषा में अगर आप इसे समझना चाहें, तो आप एक लाइन में इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि विधायिका कानून का निर्माण करती है, वास्तव में विधि का निर्माण करती है। वास्तव में आप ऐसे भी इसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इतना जान लेना आपके लिए बेहतर होगा और काफी होगा कि विधायिका कानून या विधि का निर्माण भी करती है। कानून या विधि का निर्माण, काम कई सारे होते हैं विधायिका के, लेकिन मूलतः जो वास्तव में उसकी जो आत्मा होती है, जो उसका मूल कार्य होता है, वो यही होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर सरकार के 3 कार्य होंगे, 3 अंग होंगे, तो अगर हमें कोई कानून मिला, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ना कि कानून बना कहां पे, कानून को बनाया किसके तहत गया, कहां पर बना। तो सबसे पहले यानी कानून कौन बनाएगा? विधायिका बनाएगी। इसकी विस्तार चर्चा मैं करूंगा विधायिका को भी जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, और जब शक्तियों का पृथकीकरण बताऊंगा वहां पर आप इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन आपको फिलहाल इतना ही समझना है कि विधायिका ये काम करती है। नंबर 2 बात आती है कार्यपालिका। अब हम समझते हैं कार्यपालिका वास्तव में करती क्या है। आप इसे नोट डाउन करें।
नंबर 2 पे हम क्या देखते हैं, कार्यपालिका। और कार्यपालिका भी दोस्तों मैंने आपको कितने प्रकार की बताई, 2 प्रकार की, स्थायी कार्यपालिका और दूसरी बताई अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये स्थायी कार्यपालिका क्या होती है और अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है। इसे आप यहीं पर क्लियर करके चलना। अगर हम स्थायी कार्यपालिका की बात करें तो देश की अखिल भारतीय सेवा के प्राधिकारी, ये आते हैं स्थायी कार्यपालिका में। एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ पाएंगे। जैसे आपने डीएम सुना होगा, आईपीएस एसपी सुना होगा, एसडीएम सुना होगा, बीडीओ सुना होगा। ये मात्र एक एग्जाम्पल है, बल्कि ये प्रांतीय सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। ये अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत नहीं आते। ये किसके अंतर्गत आते हैं, प्रांतीय सेवा। प्रांतीय सेवा, सर्वोच्च प्रांतीय सेवा से जो बनते हैं वो कहीं ना कहीं यही बनते हैं, एसडीएम, बीडीओ और आपने असिस्टेंट कमिश्नर। तो ये सब क्या होते हैं, स्थायी कार्यपालिका होते हैं। अब आप इसे व्यवहारिक तौर पर समझे। आप देखते हैं, पहले हम स्थायी कार्यपालिका को समझते हैं, फिर आपको स्थायी कार्यपालिका अच्छे से समझ आएगी। स्थायी कार्यपालिका में हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, आते हैं एमपी, एमएलए और प्रधानगण भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहां थर्ड टायर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो आप इसे ऐसे समझे कि स्थायी जो कार्यपालिका है, आपने देखा होगा कि एमपी और एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी राज्य के विधानमंडल के सदस्य, संसद के सदस्य और प्रधानगण, ये जो मेंबर होते हैं, ये जो सदस्य होते हैं, ये हर साल 5 साल के बाद क्या होते हैं, चुनाव में जाते हैं, चुनाव क्षेत्र में जाते हैं। यदि उन्होंने अच्छा काम किया है तो जनता क्या देती है, उन्हें दोबारा फिर मैंडेट देती है और फिर उन्हें जिताकर संसद में कार्यपालिका का व विधायिका का हिस्सा बनाने के लिए भेजती है। ये बात होती है अस्थायी कार्यपालिका की। लेकिन आपने किसी भी डीएम को, किसी भी आईपीएस को, किसी भी एसडीएम को, किसी भी बीडीओ को ये नहीं देखा होगा कि उसने वो हर 5 साल के बाद या एक नियत समय के बाद वो कहां जा रहा है, वो चुनाव क्षेत्र में जा रहा है। आपने ये बात अच्छे से देखी होगी, क्योंकि एक बार अगर नौकरी मिल गई और वास्तव में आप जो हिस्सा बनने जा रहे हैं, आप जो हिस्सा बनेंगे वो किसका बनेंगे, स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा बनेंगे। इसका बेहतर एग्जांपल अभी हम समझेंगे। अभी मैंने आपको स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका में अंतर बताया। लेकिन अब हम देखते हैं कि कार्यपालिका का कार्य क्या होता है। अब जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, कार्यपालिका यानी कार्य का पालन करना। समझे, व्यवहारिक तौर पर समझे। बहुत, मैं आपको बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन आज तक आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता होगा, बहुत ज्यादा टफ लगता होगा, लेकिन वास्तव में अगर आपने संविधान जिस अप्रोच से मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपकी अभिवृत्ति उसे इस तरीके से समझने के लिए आपने अपने अंदर वो अभिवृत्ति पैदा कर ली, वो अप्रोच आपने तैयार कर ली, वो आपका दृष्टिकोण संविधान के प्रति हो गया, तो आपको शब्दावली संविधान की कभी भी टफ नहीं लगेगी, कभी भी वो आपको कठिन नहीं लगेंगी। आप नाम से ही चीजों को बहुत ज्यादा एड्रेस कर पाओगे। तो कार्यपालिका का जो मेन काम होता है वह काम होता है विधायिका के बनाए कानून या विधि को लागू करना।
ये मुख्यतः काम होता है कार्यपालिका का। कि हमने शुरू में विधायिका पढ़ा और हमने जाना विधायिका क्या करती है, कि विधायिका कानून का निर्माण करती है। अब इस कानून ये बन के आ गया, अब इस कानून को लागू कौन करेगा, ये जाएगा कहां। तो इस कानून को हमने किस में देखा, इस कानून को लागू कराने का कार्य कौन करती है, कार्यपालिका करती है। यानी कानून और विधि को लागू कराना किसका काम है, कार्यपालिका का है। इसे भी आप अच्छे से समझेंगे। अब दोस्तों मैं आपको व्यवहारिक तौर पर बताऊं, अगर आप देखते होंगे वर्तमान में कोरोना संकट चल रहा है। कोविड-19 ने, जैसा कि मैं अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, वैश्विक महामारी है और इसने वैश्विक समुदाय को कहीं ना कहीं अपनी इस प्रकार चपेट में लिया है कि आज इस महामारी से बचने के लिए कोई उपाय नजर नहीं आ रहे हैं। जो कि उपाय सरकारें कर रही हैं, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि डे बाय डे कहीं ना कहीं कोरोना के केसेस का जो स्पाइक है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। इसको आप समझे, जैसे अगर आप न्यूज चैनल देखते होंगे तो आप देखते होंगे आज मंत्रियों की मीटिंग हो रही है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज मीटिंग कर रहे हैं। आज हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री जी माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मीटिंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मीटिंग कर रहे हैं। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं स्थायी कार्यपालिका, यानी जो एक्ट है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, आप इसे एग्जांपल से समझिए। जैसे 1897 का एक्ट है, ये बताया था मैंने आपको महामारी एक्ट, महामारी एक्ट। और 2005 का एक्ट है आपदा प्रबंधन एक्ट, आपदा प्रबंधन एक्ट। तो हमारे यहां जो लॉकडाउन है, ये भी ध्यान रखना, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। जो लॉकडाउन है, जो आप आज देख रहे हैं, जो लॉकडाउन लगा है वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग लगा है, ना कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग लगा है। और राज्य सरकारें जो स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रही हैं, जो स्वास्थ्य कार्यों को संपादित कर रही हैं, वो किस एक्ट के माध्यम से कर रही हैं, 1897 के एक्ट से कर रही हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आप लॉकडाउन को देख रहे होंगे कि लॉकडाउन के अंतर्गत कहीं ना कहीं हमारे सफाई कर्मचारी, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, सफाई कर्मचारी, हमारे डॉक्टर्स और हमारे पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं दिन रात मेहनत करके और अपने परिवारों को छोड़कर डॉक्टर्स भी 24-24 घंटे, 48-48 घंटे काम कर रहे हैं। तो वो हमारी किसका हिस्सा है, स्थायी कार्यपालिका का। और उनके लिए नियम कानून बनाए और उन्हें दिशा निर्देश कौन कर रहा है कि आपको इस तरीके से कार्य करना है, उनके ऊपर कौन गाइड कर रहा है, अस्थायी कार्यपालिका। यानी आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज योगी के आदित्यनाथ जी की मीटिंग हुई, माननीय नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग हुई और वहां पर कोई नियम कानून बनाए गए कि भाई आगे से ये फॉलो करना है, तो वो किसके पास आ जाएंगे, वो इनके पास आ जाएंगे। अब क्या करेगी पुलिस, उसी हिसाब से चलेगी। जैसे शुरू में कुछ भी आने जाने की स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन आप वर्तमान में देख रहे होंगे 1 महीने पहले स्थिति काफी संकटनीय थी, लेकिन अगर अभी देख रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों को भी लाया जा रहा है और कहीं ना कहीं अगर देखें तो कुछ छूट प्रदान की गई है कुछ जिलों में जहां पर रेड जोन है। इसके पीछे बताने का मेरा कारण यही था, मैं ज्यादा विस्तृत चर्चा इस पर नहीं करना चाहूंगा कि आप इसे अच्छे से समझ सकें, स्थायी कार्यपालिका के अंतर में अच्छे से समझ सके और अस्थायी कार्यपालिका को भी आप अच्छे से एड्रेस कर सके, आपकी पकड़ मजबूत हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा कोई भी कानून हो तो कार्यपालिका हमेशा विधि को या कानून को लागू कराने का कार्य करती है और उसमें 2 कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें हमें एक स्थायी कार्यपालिका को देखते हैं और दूसरी हम जिसमें फर्स्ट हम अस्थायी कार्यपालिका को देखते हैं और दूसरी हम स्थायी कार्यपालिका को देखते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूं।
तीसरा पार्ट हमने देखा था न्यायपालिका। न्यायपालिका, इसे भी हम अच्छे से समझेंगे कि न्यायपालिका का वास्तव में कार्य क्या होता है, न्यायपालिका वास्तव में कार्य क्या करती है। दोस्तों ध्यान रखना, जो न्यायपालिका है वो कहीं ना कहीं नागरिकों के वैयक्तिक अधिकारों की सुरक्षा व राज्य को निरंकुश होने से रोकती है। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है कि न्यायपालिका के बारे में अगर आपसे कभी कोई पूछा जाए कि न्यायपालिका का वास्तव में कार्य क्या करती है, तो न्यायपालिका प्रजातांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक देश में कहीं ना कहीं क्या कार्य करती है, नागरिकों के वैयक्तिक इंडिविजुअल्स, यानी हमारे पर्सनल जो हमारे अधिकार हैं, जो जैसे हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो उनकी क्या करती है, कहीं ना कहीं अवधारणा को सुरक्षित करती है और राज्यों को निरंकुश होने से रोकती है। और इसके साथ ही राज्यों के व नागरिकों के कर्तव्य राज्यों के व नागरिकों के कर्तव्य भी निर्धारित करती है। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है कि न्यायपालिका कहीं ना कहीं नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा व राज्य को निरंकुश होने से रोकती है। राज्यों व नागरिकों के कर्तव्य भी निर्धारित करती है। इसे भी हम अच्छे से समझेंगे। राज्य के कर्तव्य अगर मैं आपको बताऊं तो ये कर्तव्य आप डीपीएसपीज में देख सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट प्रिंसिपल, ऐसे पढ़ेंगे इसे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और अगर नागरिकों के कर्तव्य आप देखने हो तो भाग 4 क में आप इन्हें देखेंगे और अनुच्छेद 51 क में इन्हें देखेंगे। अब न्यायपालिका वास्तव में किस तरीके से सुरक्षा प्रदान कर सकती है और करती है, इसे भी हम एक लेमन टर्म में और एक व्यवहारिक तौर पर समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखो दोस्तों, न्यायपालिका, मैं भारत का एग्जाम्पल लूंगा, भारत या यूएसए, दोनों स्थान पर अगर टॉप पोजीशन पे कोई है तो वो कौन है, न्यायपालिका। और इसके नीचे विधायिका और कार्यपालिका। दोस्तों वास्तव में मैं बताऊं, ये इक्वल प्रिंसिपल के आधार पर कार्य करती हैं, यानी ये समानता के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, ऊपर नीचे का नहीं। लेकिन आपको समझ अच्छे से आए इसलिए मैंने लिखा है, इसके नीचे ने लिखा है, लेकिन वास्तव में जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, यहां पर विधायिका, यहां पर कार्यपालिका और यहां पर न्यायपालिका, वास्तव में ये इक्वल प्रिंसिपल पर काम करती हैं। इनमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप इसे अच्छे से समझ सकें, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसे इस तरीके से लिखा है और आप इस तरीके से समझेंगे भी। आप उसे नोट डाउन करें, फिर मैं इसे मिटाता हूं। चलिए, हमने बात की विधायिका की, हमने बात की कार्यपालिका की। शुरू में मैं आपको कार्यपालिका भी बता सकता था, लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसीलिए बताया कि
आपको कभी भी रटना ना पड़े और आप एक चीजों को बिल्कुल इंटरकनेक्टेड चीजों में और जो टर्म्स है उनमें अंतर संबंध होके उन्हें समझें, उन्हें पढ़ें, तो आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगा। आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे और आप त्वरित आंसर कर सकेंगे। विधायिका और कार्यपालिका, वास्तव में न्यायपालिका को इन दोनों देशों में हम जानते हैं कि भारत में सबसे बड़ा कानून क्या है? भारत में सबसे बड़ी मूल विधि क्या है? संविधान। संविधान। और दोस्तों इस संविधान के अनुसार ही इसमें सपोज दैट एक्स वाई जेड प्रिंसिपल है, कुछ नियम तय किए गए हैं। क्या तय किए गए? कुछ राज्यों के लिए भी मानक निर्धारित किए गए हैं, अलग अलग लोगों के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं, उनके अधिकारों की चर्चा की गई है, उनके कर्तव्यों की चर्चा की गई है। मतलब अगर एक समग्र तौर पर देखें तो हम भारत की जो भौगोलिक पूरी की पूरा परिदृश्य है उसके लिए, या जो उसमें राज्य निवास करते हैं, या जो एक पूरा भारत देश है उसके लिए क्या है, कहीं ना कहीं ये नियम कानून है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि विधायिका किसका निर्माण करती है? विधि या कानून का निर्माण करती है। और ये समझने का पॉइंट यही है, आपको यही समझना है अच्छे से, अगर यह विधि संविधान सम्मत न हो, दोबारा फिर सुनना, यह विधि संविधान सम्मत न हो, संविधान सम्मत न हो तो न्यायपालिका इसे क्या कर सकती है? न्यायपालिका इसे खत्म कर सकती है। दोबारा फिर समझे, सपोज माना विधायिका ने एक विधि या कानून का निर्माण किया जिसका नाम क्या था? एक्स, और इस एक्स को न्यायपालिका ने पाया कि जिस संविधान ने लोगों के, मैंने संविधान के कार्य आपको बताए थे ना, उसे याद करना, आप उसे पहचानना, और जिस अगर न्यायपालिका ने यह पाया हमारे यहां, क्योंकि न्यायपालिका और संविधान की संरक्षक हमारे यहां न्यायपालिका को ही माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट को ही माना जाता है, तो अगर इस संविधान के अनुरूप संसद ने यानी विधायिका ने या सरकार के अंगों ने, सरकार का अंग क्या है? विधायिका ने, यदि इस कानून का निर्माण किया, इस विधि या कानून जो भी है, और उसे हमने क्या कहा? एक्स किया, और वो जो एक्स है वो क्या है? संविधान के सम्मत नहीं है। संविधान का सम्मत यानी संविधान से समानता नहीं रखता, संविधान से विरोधाभास प्रकट करता है, लोगों के वैयक्तिक अधिकारों को छीनता है, और क्या करता है? राज्यों को निरंकुश प्रवृत्ति पर बल देता है। यहां पर संविधान, यहां पर न्यायपालिका सामने आती है, और न्यायपालिका क्या करती है? उस विधि को, उस कानून को क्या करती है? समाप्त करती है। कहती है कि यह संविधान के सम्मत नहीं है, इसलिए हम इस संविधान, इस कानून को, इस विधि को लोगों के ऊपर लागू कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम क्या करते हैं? इसे हम आगे पारित नहीं होने देंगे, और आप से ये कानून समाप्त हुआ माना जाता है। ये आपने देखा कि व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा कैसे न्यायपालिका करती है। अब बात करते हैं कार्यपालिका की, कि कार्यपालिका पर निरंकुश ये कैसे रखती है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आई होगी। एक बार फिर समझें, विधायिका ने किसी विधि या कानून का निर्माण किया, और विधि या कानून का नाम क्या था? एक्स था, और जब इस एक्स का निर्माण किया तो हमने ये देखा कि ये एक्स क्या संविधान से समानता रखता है, यानी क्या संविधान सम्मत है? हमने पाया नहीं है, और हमने का मींस न्यायपालिका ने पाया, क्योंकि संविधान का रक्षक कौन है? न्यायपालिका है। और अगर न्यायपालिका ने इसे इसके सम्मत नहीं पाया तो क्या करेगी? यह इस कानून को समाप्त कर देगी, कहेगी कि एक्स कानून आगे से या अब से अस्तित्व में नहीं रहेगा। यह आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि यह कार्यपालिका पर कैसे पकड़ मजबूत करती है, कैसे कार्यपालिका पर भी निरंकुश स्थापित करती है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको नहीं समझ आए, आपको नहीं चीजें क्लियर हो, तो आप कमेंट जरूर करें, और मैं प्रयास करूंगा कि अगली क्लास में फिर से आपको समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि यदि मैं आपको एक क्लियर कट, खैर इसकी चर्चा मैं भी करूंगा,
बाद में समझेंगे, अभी मैं बताऊंगा उस पर। चलिए, देखो दोस्तों, यहां पर हमने लिखा था विधायिका, यहां पर हमने लिखा था कार्यपालिका। न्यायपालिका कार्यपालिका पर कैसे अंकुश लगाती है, कैसे कार्यपालिका से लोगों के वैयक्तिक अधिकारों को सुरक्षित करती है। देखो, कोविड-19, इसे आप कोरोना के संदर्भ में ही समझें, कोविड-19, और इसके अंतर्गत आप क्या फॉलो कर रहे हैं, लॉकडाउन। तो ये जो लॉकडाउन फॉलो कर रखा है आपने, आप लॉकडाउन को देखेंगे कि यहां पर अगर लॉकडाउन फॉलो किया हुआ है और लॉकडाउन के अंतर्गत लोग क्या कर रहे हैं, इस लॉकडाउन यानी एक नियम कानून है और इसे क्या किया, संविधान के अकॉर्डिंग या संसद ने कानून बनाकर हमें क्या है, लॉकडाउन दिया है। और अगर इस लॉकडाउन को लोग फॉलो कर रहे हैं तो इसमें आपने देखा होगा कि आए दिन आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं पुलिस क्या है, पुलिस लोगों को मुर्गा बना रही है और उन पर लाठीचार्ज भी कर रही है, लाठीचार्ज भी कर रही है। तो यहीं पर न्यायपालिका का जो प्रश्न उठता है, न्यायपालिका कार्यपालिका को इंस्ट्रक्ट दे सकती है, निर्देशित कर सकती है कि आप ये जो तरीका है आपका, ये बिल्कुल भी किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है और आप किसी पर लाठीचार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लोगों की सेवा के लिए रखा गया है, ना कि उन्हें दंड देने के लिए रखा गया है, क्योंकि दंड देने का जो कार्य है वो न्यायपालिका करती है, ना कि कार्यपालिका। दंड देने का प्रावधान कौन करता है, हमारी न्यायपालिका। आप कहते हैं ना कि इसे इतनी सजा मिलनी चाहिए, तो इस बात की सजा का डिसाइड कौन करेगा, अदालत करेगी। तो अगर अदालत करेगी तो अदालत किसके अंतर्गत आती है, न्यायपालिका के अंतर्गत आती है। तो आप इसे बहुत बेहतर से समझ सकते हैं कि किस तरह से ये इस विधायिका ने, जैसे मैंने आपको बताया, लॉकडाउन बनाया और लॉकडाउन को लागू कराने के लिए कार्यपालिका है, और कार्यपालिका ने क्या किया, लोगों को लॉकडाउन को फॉलो करने के लिए क्या किया, लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। हमारा पुलिस प्रशासन लोगों को मुर्गा, क्योंकि ऐसी घटना देखने को मिली है वास्तव में भी, और उन पर क्या करे, लाठीचार्ज करने लगे। तो यहां पर अगर हम न्यायपालिका की शरण में जाते हैं तो न्यायपालिका कार्यपालिका को इंस्ट्रक्ट दे सकती है, निर्देश दे सकती है कि आप इस किसी भी तरीके का प्रयोग न करें जिससे मानव का या जिससे व्यक्तियों के मान को हानि हो या फिर उनके व्यक्तिगत अधिकार कहीं ना कहीं संकुचित हो। तो आपने ये देखा कि न्यायपालिका ने कहीं ना कहीं विधायिका पर भी अंकुश लगाया और कहीं ना कहीं कार्यपालिका पर भी अंकुश लगाया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारे यहां विधायिका या कार्यपालिका या न्यायपालिका की क्या क्या भूमिका है, ये बात आपने अच्छे से समझी। आप इसे एक बार नोट डाउन करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हमारी मम्मी ने नारा क्या थी, चलिए दोस्तों, देखिए आगे बढ़ते हैं। हमने 3 अंग पढ़े। नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका और नंबर 3 न्यायपालिका। दोस्तों मैंने आपको बताया विधायिका ने किसका निर्माण किया, विधि का, या एक ही बात है, विधि कहो या कानून कहो, इसको लागू किसने कराया,
किसने कराया? कार्यपालिका ने। और कार्यपालिका और किसके लिए बनाया? लोगों के लिए, लोगों के लिए। यानी कानून किसके लिए बना? जनता के लिए बना। और कार्यपालिका लागू किसके लिए करा रही है? जनता के लिए करा रही है। अब यहीं पर आप इसे अगर सीधे तौर पर समझे, अगर यह कानून इन लोगों के हितों का संरक्षण नहीं करता और इन लोगों की भावनाओं के विरुद्ध हो, तो यहां पर न्यायपालिका क्या करती है? इसे खत्म करती है। और यदि कानून बन गया, अब इसे लागू कराने में कार्यपालिका कहीं ना कहीं रॉन्ग मेथड का यूज कर रही है, रॉन्ग या गलत तरीके का प्रयोग कर रही है, तो न्यायपालिका कार्यपालिका को क्या कर सकती है? निर्देश दे सकती है और उसे कह सकती है कि आप इस तरीके का प्रयोग न कर सके। तो इस तरीके से आपने समझा, और इसे बताने का मेरा मेन रीजन यही था, क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से समझते हैं तो आप आगे जब मैं आपको विधायिका पढ़ाऊंगा, कार्यपालिका पढ़ाऊंगा, न्यायपालिका पढ़ाऊंगा, तो ये आपके लिए बेस तैयार हो रहा है, ये आपके लिए आधार है। अगर आपकी ये जानकारी मजबूत होगी तो आप यकीन मानिए, आप विश्वास कीजिए, जब आप न्यायपालिका पढ़ेंगे तो आपको न्यायपालिका पढ़ने में, समझने में कोई दिक्कत कहीं ना कहीं से नहीं आएगी। जब आप कार्यपालिका को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में जरूर आएगा कि हमने इस तरीके से पढ़ा था, कार्यपालिका के ये कार्य होते हैं, तो कार्यपालिका में कौन लोग होंगे। और अगर आप विधायिका पढ़ेंगे तो आप विधायिका को भी एक अच्छे तौर पर समझ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि हमेशा चीजों को क्रम में पढ़ें, चीजों को अंतर संबंध, इंटरलिंकिंग करके पढ़ें। आप कभी भी रटोगे नहीं, आप हमेशा उस चीज को एक व्यवहारिक तौर पर याद रख पाओगे और अपने चारों ओर जो भी आपके सामाजिक परिवेश में गतिविधियां देखते होंगे कि जनता के लिए क्या अधिकार है, पुलिस उस पर कैसे कार्य करती है, एमएलए कैसे कार्य करते हैं, न्यायपालिका हमारे लिए किस तरीके से सपोर्टिव है, तो आप वहां से चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसीलिए आप चीजों को फिर रटेंगे नहीं, आप सिर्फ समझेंगे और समझकर ही आंसर देंगे, क्योंकि आज का दौर आ चुका है कि चीजों को समझना ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले रटकर काम चल जाता था, अब रटकर काम नहीं चलता है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी, और इसे कार्यपालिका को मैं अगर आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी, लेकिन आप वो भी जरूर सुने, नोट डाउन करें इसे। जैसे हरियाणा व पीबी, ये वो दो स्टेट है जहां पर पराली काफी जलाई जाती है। देखते ही होंगे आप पराली के कारण, इसके कारण क्या हो जाता है, दिल्ली में स्मॉग उत्पन्न हो जाता है। तो मैं आपको एक घटना बताऊं, अभी रिसेंट की ही घटना है। हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिव न्यायपालिका में तलब किए गए, न्यायपालिका में बुलाए गए। उनसे पूछा गया कि आपने क्या उपाय किए हैं कि जिस पराली के जलने से दिल्ली के लोगों का जीवन खतरे में आ रहा है, उनको स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम हो रही है, आप इसके लिए कर जा रहे हैं। आपको दोस्तों जानकर हैरानी होगी, यहाँ के जो मुख्य सचिव थे उन्होंने यह स्टेटमेंट दे दी कि पराली जलाने का समाधान एक दिन में नहीं निकाला जा सकता। तब न्यायपालिका के जो हमारे जजेस थे, जो हमारे न्यायाधीश थे, उन्होंने तुरंत ये कहा इनके मुख्य सचिव को, क्यों ना मैं आपको सस्पेंड कर दूं। अब आपको सुनकर लगा होगा ऐसा क्यों कहा। जब एक आईएएस रैंक के अधिकारी ने जब ये जवाब दिया न्यायपालिका को, तो न्यायपालिका का त्वरित उत्तर था कि क्यों ना मैं आपको सस्पेंड कर दूं। और जब ये बात सामने आई तो उनसे पूछा गया क्या पराली सिर्फ 1 साल से जल रही है? पराली जब से धान की खेती हो रही है लगातार पराली ऐसे ही जलती आ रही है, आपने आज तक इसके बारे में उपाय क्यों नहीं सोचे?
तो आप समझ सकते हैं कि कैसे जो हमारे मुख्य सचिव होते हैं वो कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे न्यायपालिका ने कार्यपालिका को इंस्ट्रक्ट किया और किस तरीके से कार्यपालिका को कार्य करने के लिए सुनिश्चित किया कि आप इस पर ध्यान दें और कार्य करें। यदि आप कार्य नहीं करते हैं तो आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। अब आप यहाँ पर न्यायपालिका के रोल को भी समझ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे शक्ति के पृथकीकरण का सिद्धांत। छोटा टॉपिक है और वहां से ही हम फिर आगे बढ़ेंगे, वो अलग पहलू होगा। थैंक यू, मिलते हैं कल।